हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर ग्रेविटेशन। क्या नाम है? ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या कहता है? सबसे पहली बात, ग्रेविटेशन होता क्या है? ठीक है, तो आप मान लीजिए एक मार्कर है, ओके। जब मैं इसे फेंक रही हूँ नीचे, तो ये नीचे की तरफ क्यों जा रहा है? बिकॉज ग्रेविटेशन पुल है, मतलब खींच रहा है ना, अर्थ जो है वो खींच रही है, राइट। तो वही चीज है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम पढ़ेंगे। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। हर एक ऑब्जेक्ट पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में अट्रैक्ट करता है हर दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी कुछ फोर्स के साथ। ऑब्वियस, अब कुछ चीज नीचे जा रही है, अब मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, अब मुझे कुछ फोर्स है जो खींच रहा है नीचे, बिल्कुल। तो क्या है? विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है ना, मासेस के प्रोडक्ट से, ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इधर स्क्वायर आएगा, जस्ट वेट। हाँ जी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, स्क्वायर टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके। हाँ जी, अब ये क्या कह रहे हैं, दोबारा सुनो। हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में अट्रैक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को कुछ फोर्स के साथ, बिल्कुल, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये क्या चीज़ है? अब ये एक मास है, मान लीजिए, ठीक है। अब ये वाली जो बॉडी वो इसे इस तरफ खींच रही है, ओके, एंड ये जो m2 मास है, ठीक है ना, ये m1 इस तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो ये दो मासेस है और इन दोनों मासेस के बीच का जो डिस्टेंस है, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप इसे नोट कर लीजिए, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम मैथमेटिकली डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन, फॉर्मूला जो हमें करना है, ओके। ये तो अभी थ्योरेटिकल पोर्शन देखा ना हमने, हम खुद डिराइव करेंगे फॉर्मूला अपना, ओके। आप नोट कर लो पहले से, ठीक है, नोट कर लो। अब हम क्या करेंगे, इससे पहले हमने क्या देखा था कि जो होता है हर एक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को, राइट, पूरे यूनिवर्स में, ओके। और क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट मासेस के, यही देखा था। और क्या देखा था हमने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। पहली स्टेटमेंट क्या थी? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यही देखा था हमने। तो फोर्स देखिए क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट को हम ले लिए कैपिटल एम और एक ले लो स्मॉल एम, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं हम। ये ले लिया हमने कैपिटल एम एंड ये ले लिया स्मॉल एम। ये चीज क्लियर होगी हमें। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या चीज होती है? इसका मतलब होता है कि अगर फोर्स बढ़ रहा है, अगर फोर्स बढ़ रहा है तो मासेस भी बढ़ रहे हैं, और आप ये भी कह सकते हो अगर मासेस घट रहे हैं तो फोर्स भी घट रहा है। ये चीज समझ आ गई? पहली क्या लाइन थी? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये चीज समझ आ गई। अब अगली लाइन आपने पढ़ी होगी, उन्होंने क्या लिखा था? एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। अब फोर्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस स्क्वायर वाले, ठीक है। ये चीज समझ आ गई? तो बताओ, ये m1 और m2 ये दो मासेस हैं, ये डिस्टेंस है, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। अब क्या होगा, जब ये फोर्स एंड फोर्स सेम होगा, अब ध्यान से सुनना, जब ये दोनों चीजें सेम है तो हम इन्हें इक्वल कर सकते हैं, बिकॉज ये देखो, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो मैं इन दोनों की इक्वल कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो कर लेते हैं। ये मैंने लिखा कैपिटल एम, ये लिखा स्मॉल एम, ठीक है, ओके। और यहाँ पहले फोर्स लिखते हैं हम, ये देखो फोर्स, ठीक है, ऐसे लिखा, कैपिटल एम लिखा मैंने, ये लिखा स्मॉल एम एंड डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा। अब हम कोई भी फॉर्मूला करते हैं, इक्वल टू में लगा के करते हैं ना, तो इक्वल टू लगा दें। अब जैसे ही मैं प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाऊंगी, जैसे ही मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगी, एक कांस्टेंट लगेगा। समझ आ रही है? क्या लगेगा? एक कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब सेम रहना, ठीक है, सेम। तो अब इसको जैसे ही मैं प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगी तो यहाँ लगेगा k, मतलब k कोई कांस्टेंट लगेगा जिसका नाम है g। g क्या है हमारे पास? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
अब ये हमने लिखा पहला मास, ये लिखा दूसरा मास एंड हमारा डिस्टेंस का स्क्वायर, यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, which is directly proportional to the product of their masses, which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance between them। अभी inversely proportional क्या होता है भाई, देखिए इसका inversely का मतलब क्या होता है, उल्टा। ये चीज़ तो हमें पता है ना, inversely का मतलब क्या होता है, उल्टा। अगर फोर्स बढ़ेगा डिस्टेंस घटेगा, समझ रहे हो, उल्टा हिसाब होगा। अगर फोर्स बढ़ रहा है तो डिस्टेंस घट रहा है, अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स घट रहा है। यही चीज़ लिख देते हैं, अगर फोर्स बढ़ रहा है डिस्टेंस घटेगा। और हम ये भी कह सकते हैं अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स घटेगा। ये चीज़ समझ आनी चाहिए आपको, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये चीज़ समझ आ गई, मैं कुछ खुद से नहीं बोल रही, ये बुक में बताया गया है, ठीक है। डेफिनेशन है हमारे ग्रेविटेशनल लॉ की। फिर फोर्स हमें सेम नजर आए, हमने इन्हें क्या किया, इक्वेट कर लिया। जैसे इक्वेट किया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, इक्वल टू में लिखा, एंड जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया एक कांस्टेंट लगता है, हमें पता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ये क्या है, हमारे दो मासेस हैं, ये चीज़ तो क्लियर होगी ना। और ये डी क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। इज इट क्लियर टू यू ऑल और नॉट? हाँ, समझ आ रही है? अब आप इसे नोट करो, ठीक है, कैसे हमने फॉर्मूला डिराइव किया, कैसे हमने बनाया, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसकी वैल्यू बताऊंगी, जी की वैल्यू क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। ओके, आप नोट कर लो, ओके, नोट कर लो फटाफट से। इससे पहले हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था फॉर्मूला कैसे बनाते हैं फोर्स का। हमने क्या देखा था, दोबारा देख लीजिए। फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मासेस के, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर एक जी कांस्टेंट लगाया था कि नहीं लगाया था, जल्दी बताओ। बिल्कुल लगाया था, है ना। अब ये जी क्या होता है हमारे पास, मैं इधर लिखती हूँ, जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। जी क्या होता है हमारे पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखो कांस्टेंट है, इसकी कुछ वैल्यू भी फिक्स होगी, ठीक है, तो वो देख लीजिए। जी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 6.67 10⁻⁻11 होता है। ये चीज़ समझ आ गई, वेरी गुड, इसे नोट कर लो पहले। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब मैं एक काम कर सकती हूँ, मुझे जी की वैल्यू निकालनी है तो मैं डिस्टेंस को इधर भेज दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। देखो जैसे ये मैं जी की वैल्यू निकाल लूँगी, ये डिस्टेंस इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ डी स्क्वायर, राइट। और मासेस जो है वो नीचे चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे। ये आगे हमारे पास कैपिटल एम स्मॉल एम, ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट मासेस है, हमने डिनोट किया, अलग अलग मासेस हैं। ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। अब मैं क्या करूँगी, मुझे ऐसा यूनिट चाहिए किसकी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की मुझे यूनिट्स निकालनी है। कैसे निकलती है, अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, बिल्कुल होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन लिख दी मैंने। डिस्टेंस की यूनिट मीटर में होती है, ठीक है, बट डिस्टेंस इधर क्या है, स्क्वायर में है, तो मीटर को भी स्क्वायर होना पड़ेगा, बिल्कुल। अब मास को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम्स में, तो किलोग्राम में होना पड़ेगा इसे, बट इधर क्या है, दो मासेस है, राइट, तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब जैसे ये ऊपर आएगा kg -2 हो जाएगा, बिल्कुल, तो हम कर देते हैं अभी kg -2। तो अब मुझे ये बताइए यूनिट निकल आई कि नहीं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट्स क्या आई हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। ये चीज़ क्लियर है, आपको पता होनी चाहिए यूनिट्स क्या होती हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। इज इट क्लियर टू यू ऑल और नॉट? ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, बहुत ही इजी प्रोसेस है ये। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट्स निकालनी है, और फोर्स जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। डिस्टेंस की यूनिट्स क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। दो मासेस की यूनिट्स है kg
ठीक है, kg का स्क्वायर, बट ये एक्चुअल में हमें इसे ऊपर लेकर जाना था kg-2। तो इस वैल्यू के साथ मैं इसकी यूनिट्स भी लिख सकती हूँ ना, तो आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। बताओ कोई दिक्कत? इतना इजी है, आपको याद होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। एक तो यूनिट्स भी याद होनी चाहिए, क्या पता है एमसीक्यू फॉर्म में आपसे पूछ ले वो कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से कि क्या यूनिट होती है। 6 पॉइंट, सबसे पहले यूनिट तो ये होती है ना, वैल्यू क्या होती है ये भी पता होना चाहिए। 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 प्लस आपको यूनिट्स याद होनी चाहिए, ठीक है। इसे अच्छी तरह से नोट करो, समझ के, ओके। एक एक स्टेप प्रॉपरली करना है, इसे नोट कर लो पहले, फिर आगे करते हैं हम, ओके। अब हम क्या करेंगे, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने क्या सीखा, न्यूटन मतलब कि यूनिट्स निकालनी हमने सीखी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कैसे हम निकालते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, लाइक एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखेंगे, जी की वैल्यू निकालना सीखेंगे। सबसे पहले आपने लोअर क्लासेस में या इससे पहले वाले चैप्टर्स में, प्रीवियस चैप्टर्स में आपने देखा होगा, फोर्स जो होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन, राइट। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन। बट ये क्या, कौन सी एक्सलरेशन होगी, ड्यू टू ग्रेविटी वाली होगी। तो हम इस ए को किससे रिप्लेस कर देंगे, स्मॉल जी से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। इस ए की जगह आप क्या लिखोगे, जी लिखोगे। ये चीज क्लियर होगी। फोर्स का फॉर्मूला तो पता है ना, मास इंटू एक्सलरेशन होता है। एक हमने थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला किया था, फोर्स जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मासेस कैपिटल एम एंड स्मॉल एम अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। यही चीज हमने देखी थी कि नहीं देखी थी, जल्दी बताओ, थोड़ी देर पहले समझी थी ना। फिर अब देखो, अब ये भी फोर्स है एंड ये भी फोर्स है, तो दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ मैं, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो देखो ये क्या आ जाएगा, एम जी, ओके, एंड ये भी जी एम एम, जी सॉरी कैपिटल जी आएगा ना। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये दो मासेस हैं हमारे और इनके बीच का डिस्टेंस हो गया। ये चीज़ तो हमें क्लियर होगी। अब ये भी मास है एंड ये भी मास है, तो दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो चलो कैंसिल आउट कर देते हैं। देन व्हाट विल हैपन, हमें क्या मिलेगा, कैपिटल जी कैपिटल एम एंड डिस्टेंस बिटवीन, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये किसकी वैल्यू निकल के आई है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, जिसके अंदर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इज इट क्लियर, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैं सारी वैल्यूज जो पुट करूंगी ना, इसकी एक वैल्यू निकलेगी 9.8 मीटर, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, ये चीज़ याद होनी चाहिए। इसका फॉर्मूला, स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू इज द फिक्स्ड वैल्यू वी हैव, वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होनी चाहिए। अब सपोज मान लीजिए मार्कर में नीचे गिरा रही, तो एक ग्रेविटी खींच रही है इसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सलरेशन पॉजिटिव होगी क्योंकि वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग चल रही है। बट यही मैं मार्कर को ऊपर उछालना, ऊपर थ्रो करने की कोशिश करूँगी, तो मैं एक ग्रेविटी के खिलाफ जा रही हूँ, उसके ऑपोजिट जा रही हूँ। तो ऑपोजिट के लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, नेगेटिव का। जब कोई चीज़ हम ऊपर फेंकने की कोशिश करेंगे तो एक्सलरेशन नेगेटिव होगी ड्यू टू ग्रेविटी वाली। बट यही जब मैं चीज़ मतलब कि नीचे थ्रो करूँगी तो क्या होगी, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी पॉजिटिव। ये आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगी, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। इसे नोट कर लो, ध्यान से समझ के करना है, ओके। हमने क्या किया है, हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सलरेशन, वो मैंने कर दिया। फिर हमें फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था जी एम एम डी स्क्वायर। तो फोर्स दोनों मुझे सेम नज़र आए, तो मैंने इन दोनों को इक्वेट कर लिया, ठीक है। तो इससे स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हमारे पास फॉर्मूला आ गया। फिर उसके बाद जब सारी वैल्यूज पुट करेंगे हम, हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आएगी, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की निकल के आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
उसके बाद मैंने आपको बताया जब हम कोई चीज़ नीचे फेंकते हैं तो हम ग्रेविटेशन के बिल्कुल अकॉर्डिंगली चल रहे हैं जो ग्रेविटी चाहती है, तो तब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। बट यही मैं अगर कोई चीज़ उसके ऑपोजिट थ्रो करने की कोशिश करूँ तो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये चीज़ नोट कर लो, ठीक है, उसके बाद आगे करते हैं, नोट कर लो फटाफट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशंस करेंगे 3 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए। तो देखिए v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये v क्या है, u क्या है, जो ये होता है ना v, ओके मैं आपको लिखकर बताती हूँ, जस्ट वेट। हाँ, जो ये v है ये होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी। क्या होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी, ये चीज़ क्लियर है आप सभी को। एंड u क्या होता है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है उसे u कहते हैं, और जो बाद में एंड में फाइनल में जो वेलोसिटी है उसे v से हम डिनोट करते हैं। ये u क्या होता है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं हमें यही चीज़ नहीं पता होगी कि v क्या है, u क्या है, तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तो अभी से पता करके रखो। s क्या होता है, डिस्टेंस, व्हाट इज t, t इज द टाइम, a एक्सेलरेशन, ओके। अब ये क्या थी, हॉरिजॉन्टल मोशन में थी। ये हमारे पास क्या आ गई, 3 इक्वेशंस आ गई, ये 1, ये 2 और ये तीसरी इक्वेशन। अब मैं क्या करूँगी, वर्टिकल में क्या करेंगे हम, जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ उसकी जगह मैं g पुट कर दूँगी, ठीक है। a की जगह मैं क्या करूँगी, g पुट कर दूँगी, एंड s विच इज़ डिस्टेंस, s की जगह मैं h पुट कर दूँगी। ये चीज़ क्लियर होगी। देखो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है ना, a की जगह g डाल दिया मैंने, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। a क्या है, a की जगह g, s की जगह h, s की जगह h, u t प्लस हाफ a की जगह g, ठीक है, तो g आ जाएगा साथ में t स्क्वायर। ये भी हमारी क्या आ गई, 3 इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे, ठीक है। आपको ये तीनों की तीनों इक्वेशंस याद होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों रट लो, अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है, नोट कर लो फटाफट। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है। हम सभी को लगता है मास और वेट सेम होता है, बट एक्चुअल में ये सेम नहीं होता है। सो लेट्स सी द डिफरेंस, व्हाट इज दैट। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनर्शिया, ठीक है। मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनर्शिया के होता है, ठीक है। अब इनर्शिया क्या होता है, मतलब कि मास, ठीक है ना, समझ रहे हो, अमाउंट ऑफ मैटर। अब मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर। आप दोनों डेफिनेशंस लिख सकते हो, ग्रेटर इज द मास, ग्रेटर इज द इनर्शिया, ओके। आप ये भी लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में जितना मैटर कंटेन है, ठीक है, समझ रहे हो, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ पार्टिकल और इन अ बॉडी इज कॉल्ड द मास, ठीक है। मेरे अंदर जो, सपोज मान लीजिए कुछ भी, कोई भी चीज़ है, उसके अंदर कुछ तो होगा ना, ठीक है, वो जिस चीज़ से बना है उसे हम कहेंगे मास, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ वेट का देखते हैं डिफरेंस। अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास ड्यू टू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। आगे देखते हैं, मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट इन द यूनिवर्स, ठीक है। पूरे ब्रह्मांड में जो मास है वो सेम रहेगा, नेवर बी वेरिएबल, कभी भी चेंज नहीं होगा। ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा मास, ठीक है। ये तो नहीं कि आप अगर कहीं हैं, सपोज आप दिल्ली में बैठे हैं और यही आप कहीं और स्टेट में चले जाएं, कहीं और जगह भी चले जाएं, ठीक है, आपका मास थोड़ी चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आपका 60 kg है मास, तो ये थोड़ी चेंज हो जाएगा कहीं और जाकर, ठीक है, सेम ही रहेगा, ठीक है। मास क्या रहता है, कांस्टेंट, बट वेट जो है वो चेंज होता रहता है। अब मास का फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है इसमें। अब हमें पता है सबसे पहले तो फोर्स का फॉर्मूला कहते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर। यहाँ से मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकती हूँ, फोर्स अपॉन में मास,
तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। क्लियर है, होगी ये चीज कैसे निकला ये फॉर्मूला। अब वेट का फॉर्मूला कैसे निकलेगा। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। उसी तरह हम फोर्स की जगह वेट लिख देंगे और मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब इसकी यूनिट्स क्या होती है, मास है केजी में यूनिट्स होंगी, वेट की अब हमने फोर्स को रिप्लेस किया था तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, सो वेट की भी न्यूटन ही होगी। अब मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है एंड वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। नाउ लेट्स सी, स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, जिसके पास मैग्नीट्यूड है बट क्या नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, मास की कोई डायरेक्शन नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। बट इन वेट वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इसके पास डायरेक्शन भी है, ओके इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी विच इज द वेट। ठीक है, हर एक एक पॉइंट अच्छी तरह से समझाया गया। आपका काम क्या है, इसे नोट कीजिए, अपने दिमाग में फिट कीजिए, याद कीजिए। ओके दोबारा देखो, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, मास बढ़ेगा इनर्शिया बढ़ेगा। Amount of force acting on a mass due to acceleration due to gravity. Mass of the body is the constant in the universe, same रहेगी पूरे यूनिवर्स में। ओके वेट क्या होगा, वेरिएबल होगा, चेंज होता रहेगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता था, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स की जगह हमने वेट लिखा एंड ए की जगह हमने जी लिखा बिकॉज जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास की यूनिट्स होती है केजी में एंड वेट की यूनिट्स होंगी न्यूटन में। मास इज द स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं है। ओके इन वेट क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब हम करेंगे थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है, देखिए, द फोर्स दैट एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है, जो परपेंडिकुलर लग रहा है 90 डिग्री, समझ रहे हो, परपेंडिकुलर लग रहा है सरफेस के, उसे हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं, जो कि परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, हमें पता है ना, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। अब जो परपेंडिकुलर फोर्स है उसे हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं, इसलिए यहाँ क्या आ गया, थ्रस्ट अपॉन में एरिया। ठीक है, इसकी हम प्रेशर की हम यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। अब थ्रस्ट है तो फोर्स बट परपेंडिकुलर है, तो फोर्स को हम कौन सी यूनिट से लिखते हैं, न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर होता है, तो क्या आ जाएगी, प्रेशर की यूनिट्स आ जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर होगी। थ्रस्ट क्या होता है, वो फोर्स जो कि परपेंडिकुलर लग रहा है सरफेस पे, थ्रस्ट होता तो फोर्स ही है बट क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, किसके लग रहा है, ऑब्जेक्ट के, सरफेस के। दोबारा पढ़ो, द फोर्स दैट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन में एरिया। थ्रस्ट भी एक हिसाब की फोर्स होती है बट वो कैसी फोर्स होती है, परपेंडिकुलर फोर्स होती है। ठीक है, अब हमने देख लिया फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, सो इसकी ऐसा यूनिट हम यूनिट्स कह सकते हैं, क्या निकल गई हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे बायंसी। बायंसी क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन लिक्विड, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड में प्लेस करते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए जैसे कि बकेट है, जैसे कोई बाल्टी है, आपने पानी में डाली, ठीक है, तो वो क्या होगा, जब तक मतलब कि आप समझ सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, व्हेन अ बकेट इज इमर्स्ड इन वाटर, जब हमने बाल्टी को पानी में डाला, देन इट अपीयर्स लाइटर, जब हमने डाला तब वो लाइटर लगेगी, जब जैसे हम बाहर निकालेंगे हमें उसका वेट जो है हमें महसूस होएगा, राइट। जैसे कि मैंने बाल्टी नीचे, मतलब कि बकेट जो है वो पानी में डाली, बकेट को पानी में डाला तब तक हमें लाइटर लगेगी, ठीक है, बट जैसे ही मैंने वो बकेट बाहर निकाली तो वो क्या होगा, हेवियर हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो, सुनो,
When a bucket is immersed in water, then it appears lighter. When we take out of the water, it appears heavier because upward force exerted on the bucket by the water. क्या हो रहा है कि जो वाटर है वो अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है बकेट के। ये बकेट है, मान लीजिए बकेट है, तो क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। कौन? वाटर लगा रहा है। इस ऊपर की तरफ फोर्स लगाने को ही हम क्या कहते हैं? बायंट फोर्स। दोबारा सुनिए, when object is placed in liquid, it exerts an upward force on object which makes the object to be lighter. This upward force is called buoyancy. मतलब कि जब हमने एक ऑब्जेक्ट को वाटर में इमर्स्ड किया, मतलब कि डाला, ठीक है, जब मैंने एक ऑब्जेक्ट को पानी में डाला तब हमें वो लाइटर लगता है, लाइट लगता है, ठीक है। बट जैसे ही मैंने उसे बाहर निकाला वो हेवियर लगता है। क्या होता है कि नीचे से वो अपवर्ड फोर्स आ रहा है। अपवर्ड फोर्स को ही हम बायंट फोर्स कहते हैं। समझ रहे हो? दोबारा देख लीजिए। When object is placed in liquid, it exerts an upward force. जब हम ऑब्जेक्ट को लिक्विड में हम रखते हैं तो एक अपवर्ड फोर्स उसे लगता है ऑब्जेक्ट को, जैसे कि बकेट को लगाता है एक अपवर्ड फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को लाइटर बनाता है। उस अपवर्ड फोर्स को ही हम क्या कहते हैं? बायंसी कहते हैं। समझ आ गई? आगे देखिए। When an object is immersed in water, it is pulled downwards due to gravitational pull of earth. जब मतलब कि क्या होता है, बकेट को, ठीक है ना, या कोई आप ऑब्जेक्ट लगा लीजिए, हमने लिक्विड में डाला तो क्या होगा, अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचेगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींचेगा, बट जो बायंट फोर्स है उसे अपवर्ड भेजेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे पुल करने की कोशिश करेगा, नीचे खींचेगा, और अपवर्ड फोर्स जो बायंट फोर्स है उसे ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? वाटर एक्सर्ट्स अपवर्ड फोर्स। वाटर क्या एक्सर्ट करता है? अपवर्ड, ऊपर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट क्या था हमारा? बकेट था ना, एग्जाम्पल लिया था। तो वाटर क्या कर रहा है? वो अपवर्ड फोर्स कर रहा है बकेट को या ऑब्जेक्ट को। ठीक है, दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बायंसी और अप थ्रस्ट। अभी अप थ्रस्ट नाम की क्या चीज आ गई भाई? अप थ्रस्ट मतलब होता है, थ्रस्ट का पहले समझो मतलब। थ्रस्ट मतलब परपेंडिकुलर फोर्स लगाना। थ्रस्ट एक फोर्स ही होती है, ठीक है, बट थ्रस्ट क्या होता है? एक अपवर्ड फोर्स होता है। थ्रस्ट क्या होता है? अपवर्ड फोर्स। कौन सा वाला? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री वाला फोर्स, ठीक है, अप थ्रस्ट कहते हैं। ये डेफिनेशन याद कर लीजिए। वाटर एक्सर्ट्स अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बायंसी और अप थ्रस्ट कहते हैं। अप थ्रस्ट मतलब परपेंडिकुलर फोर्स। थ्रस्ट भी एक फोर्स ही होता है, बट एक परपेंडिकुलर फोर्स होता है। क्लियर? आगे देखिए। एग्जाम्पल, व्हेन वी स्विम इन वाटर वी फील लाइटर। जब हम तैरते हैं पानी में, स्विमिंग करते हैं, तो हम फील करते हैं लाइट, अपनी पूरी बॉडी को हम लाइट फील करते हैं। बट जैसे हम बाहर आते हैं अपनी बॉडी को हम हेवियर फील करते हैं। ऐसा क्यों होता है? वही चीज़, वही कहानी दोबारा से। क्या होता है कि वाटर हमारे मतलब कि ऊपर, हमें ऑब्जेक्ट हम है, आप मान लीजिए, वाटर क्या करता है? हमें ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स देता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स हमें नीचे की तरफ खींचती है। बट जो अपवर्ड फोर्स है उसे हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं और बाइंड फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं, एक बारी रिवाइज करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन लिक्विड इट एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स। जब हमने ऑब्जेक्ट को लिक्विड में रखा तो वो एक क्या मतलब कि कौन सा फोर्स एक्सर्ट करेगा? एक अपवर्ड, ऊपर की तरफ फोर्स आएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, अब देखो ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन लिक्विड इट एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट विच मेक्स द ऑब्जेक्ट टू बी लाइटर। वो ऑब्जेक्ट को क्या बना देगा? लाइटर बना देगा। इस अपवर्ड फोर्स को ही हम बायंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल सी भाषा में बताऊं, बायंसी क्या होता है? अब कोई ऑब्जेक्ट हमने पानी में डाला है, उसे अपवर्ड फोर्स लग रहा है, उस अपवर्ड फोर्स को हम बायंसी कहते हैं। दैट्स इट, और कुछ नहीं है बायंसी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर इट इज पुल्ड डाउनवर्ड्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। जब हम ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ कोशिश करता है उसे खींचने की। ठीक है, और वाटर एक्सर्ट्स अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, इस अपवर्ड फोर्स को बायंसी कहते हैं। दो एग्जांपल्स बताए गए हैं। स्विमिंग जब हम करते हैं तो हम अपने आप को फील करते हैं लाइटर, और जब हम बकेट को पानी में डालते हैं तो तब हमें लाइटर लगती है। जैसे हम निकालते हैं बाहर तो क्या लगती है? हमें हेवियर लगती है। क्यों? लास्ट टाइम बता रही हूँ, दोबारा सुन लीजिए
क्या होता है, जब हमने ऑब्जेक्ट को पानी में डाला अपवर्ड फोर्स आता है, उस अपवर्ड फोर्स को हम अप थ्रस्ट या बायंड फोर्स कहते हैं। ठीक है, आ रही है समझ? ठीक है, तो इसे नोट कर लो। ठीक है, फटाफट से फिर आगे करते हैं। ओके, अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, क्यों कोई ऑब्जेक्ट को हम अगर पानी में रखते हैं वो डूब जाता है, या कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, फ्लोट ही करता रहता है, ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। क्वेश्चन क्या आप बता रहे हैं तो समझ आ गई ना कि क्यों ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है। फ्लोट मतलब तैरता है, सिंक मतलब डूब जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा देखो इसलिए हो रहा है कि इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, इफ़ द ऑब्जेक्ट हैज़ मोर डेंसिटी, ज़्यादा डेंसिटी होगी ऑब्जेक्ट की, किससे, देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, फिर क्या होगा, वो डूब जाएगा। ठीक है, अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की ज़्यादा होगी, जो पानी जो लिक्विड है या फ्लूइड, फ्लूइड भी हम कह सकते हैं, फ्लूइड कोई भी लिक्विड हो सकता है। ठीक है, अगर लिक्विड से लिक्विड की डेंसिटी कम होगी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी मतलब मास, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना, मतलब कि मास अगर ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट का तो ऑब्वियसली वो डूबेगा ही डूबेगा। ठीक है ना, तो वही चीज़ कह रहे हैं, इफ़ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड देन इट सिंक्स, तो वो डूब जाएगा। बिकॉज बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द सर्फेस इज लेस। बाइंड फोर्स क्या होता है, अपवर्ड फोर्स लगाना, मतलब कि जैसे कि आप मान लीजिए बहुत बड़ा स्टोन आपने पानी में डाल दिया है। ठीक है, आपने बहुत बड़ा स्टोन पानी में डाल दिया है तो क्या होगा, वो हैवी है, अब उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी पानी से तो वो डूब जाएगा। बट क्या होगा, बाइंड फोर्स क्या होता है, ऊपर। अब उस पत्थर को बाइंड फोर्स क्या करेगा, बाइंड फोर्स होता क्या, ऊपर की तरफ फोर्स लगाना। ठीक है, बाइंड फोर्स क्या होता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाना। और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब नीचे की तरफ। अब स्टोन है, उसे नीचे की तरफ भी खींचा जा रहा है, ठीक है ना, और धक्का ऊपर की तरफ भी दिया जा रहा है। बट यहाँ पे नीचे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज मोर देन दैट ऑफ बाइंड फोर्स। ठीक है, बिकॉज बाइंड फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सर्फेस इज लेस। यहाँ पे ऊपर धक्का देने वाला जो फोर्स है वो कम है, नीचे खींचने वाला फोर्स, because bind force acting on the surface is less than that of gravitational pull of earth। समझ रहे हो, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ज़्यादा है इसलिए वो डूब रहा है। ठीक है, आगे देखिए, इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस, अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की कम होगी, डेंसिटी मतलब कि मान लीजिए मास बाय वॉल्यूम होता है, तो अगर मास कम होगा तो डेंसिटी कम होगी। अगर डेंसिटी कम होगी ऑब्जेक्ट की, या आप कह सकते हैं अगर मास कम होगा ऑब्जेक्ट का तो वो डूबेगा नहीं। ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा, वो तैरेगा। ठीक है, तैरेगा, उसे तो कहते हैं हम, इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड देन इट्स फ्लोट। क्यों, क्योंकि जो बाइंड फोर्स है, मतलब ऊपर धक्का देने वाला जो फोर्स है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नीचे खींचने वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द सर्फेस इज मोर देन दैट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। सिंपल साफ शब्दों में बात समझाती हूँ मैं, अगर नहीं समझ आई तो सुनो। क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट और मतलब कि तैरता और डूबता क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न। रीज़न सिर्फ यही है कि अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा होगा, मतलब कि मास बाय वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मास के। अगर मास ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, तो वो डूबेगा। मास ज़्यादा होगा मतलब डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी ऑब्जेक्ट की वाटर से, तो क्या होगा, वो डूबेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बाइंड फोर्स है, बाइंड फोर्स मतलब ऊपर धक्का देने वाला फोर्स जो है वो कम होगा एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा खींच रहा है। ठीक है, तो वो ज़्यादा होगा, यही लिखा है ना, इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड देन इट सिंक्स, वो डूब जाएगा। बिकॉज बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द सर्फेस इज लेस, बाइंड फोर्स क्या है, लेस है, देन दैट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। वही चीज़ है, अगर जो डेंसिटी ऑब्जेक्ट की क्या होगी, यहाँ पे क्या लिखा है, लेस होगी, अगर कम होगी डेंसिटी तो क्या होगा, वो फ्लोट करेगा। ठीक है, क्यों फ्लोट करेगा, क्योंकि सरफेस जो है बाइंड फोर्स मतलब ऊपर धक्का देने वाला फोर्स ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नीचे खींचने वाला फोर्स। इसे नोट कर लो फटाफट से।
अब हम करेंगे आर्किमेडिस प्रिंसिपल। तो आर्किमेडिस प्रिंसिपल क्या होता है मैं आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ। मान लीजिए ये क्या है, एक बीकर है। क्या है ये? एक बीकर है, ठीक है। बीकर में पानी होगा ना, ठीक है। तो पानी हमने, ये देखो पानी है सारा, ये सारा क्या है? पानी है। तो हमने क्या किया, एक धागा लिया, धागे को हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो मैंने एक धागा लिया, ठीक है। वो कितने का है, मतलब कि उससे एक सब्सटेंस लटका दिया 5 kg का, ठीक है। 5 kg का कोई सब्सटेंस मैंने लटका दिया स्ट्रिंग से। बट हमें पता है बाइंड फोर्स, आपने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा होगा। व्हाट इज बाइंड फोर्स? बाइंड फोर्स क्या होता है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट को हम पानी में डालते हैं तो वो लाइटर फील करती है, राइट। जब कोई ऑब्जेक्ट को हम पानी में डालते हैं वो लाइटर फील करती है एज कम्पेयर टू पहले वाले से। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि स्विमिंग लगा लीजिए, आपने स्विमिंग की होगी, तो हम अपनी बॉडी को लाइटर फील करते हैं जब हम स्विमिंग कर रहे होते हैं, पानी में होते हैं। बट यही हम जब बाहर होते हैं हमारी बॉडी, हम हैवियर फील कर रहे होते हैं, राइट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं तो उसे अपवर्ड फोर्स मिलता है। क्या फोर्स मिलता है? अपवर्ड। उस अपवर्ड फोर्स या अप थ्रस्ट को हम कहते हैं बायंड फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 5 kg का जो सब्सटेंस है हमने स्ट्रिंग से लटकाया। जब मैंने इसको कहाँ डाला, इस बीकर में या पानी में इमर्ज किया, ठीक है। किसमें इमर्ज किया मैंने? इन वाटर। तो क्या हुआ, ये लाइटर फील करेगा अपने आप को कि नहीं करेगा? अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब पानी में जाता है तो लाइट फील करता है। तो जो 5 kg का था वो कितने का बन गया? 3 kg का। कितने का बन गया? ये चीज समझ आ रही है? जो ऑब्जेक्ट बाहर 5 kg का था, पानी में जैसे इमर्ज हुआ 3 kg का बन गया। ये चीज क्लियर होगी है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब आर्किमेडिस ना बहुत तेज था, उसने क्या किया, यहाँ से जस्ट ओपन कर दिया, ठीक है, ओपन कर दिया। एंड यहाँ पे कुछ एक आप कह लो बीकर रख दिया, एंड यहाँ से जो पानी है वो भी यहाँ गिर रहा था, राइट। यहाँ से जैसे कि आपने देखा ही होगा, मान लीजिए एक बकेट है, ठीक है, एक बाल्टी है, उसके अंदर वो फुली फिल्ड है, मतलब पूरी तरह से भरी हुई है, और आपने जब उसके अंदर कपड़े डाले बहुत सारे तो पानी बाहर आएगा ना, ठीक है। जैसे कि बाथ टब में, या जब हम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ जैसे कि बाल्टी है, बकेट है, वो पूरी तरह से फिल है, राइट। तो जब हमने उसके ऊपर अंदर कपड़े डाले तो क्या हुआ, पानी बाहर आ गया। जब हम कोई चीज डालते हैं तो पानी बाहर आता है। उसी तरह ये जब मैंने ऑब्जेक्ट डाला तो यहाँ से उसने मतलब कि शेक टाइप कर दिया था जिससे पानी बाहर आए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी बाहर आ रहा है। तो अब उन्होंने एक दिमाग वाली चीज लगाई। अब पहले कितना क्या था, 5 kg का था ना ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में, इनिशियली जब हमने पानी में डाला वो 3 kg का बने। इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, 2 kg का। ये चीज तो क्लियर है, कितने का है, 2 kg का। और उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी कि जब ये पानी जो बाहर निकल रहा है, दैट इज व्हाट इज द वेट ऑफ दैट, 2 kg। कितना वेट निकला इसका, 2 kg निकला। तो उन्हें ये चीज समझ आई कि ये वेट जो डिस्प्लेस हुआ है बाहर निकला है, और जो पानी मतलब जो ऑब्जेक्ट जो है जब वो अंदर गया उसका जो वेट हो गया कम, वो वेट और ये वाला वेट, दीज बोथ वेट्स आर सेम। ये दोनों वेट क्या है, सेम है। और इसी को ही हम आर्किमेडिस प्रिंसिपल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, आर्किमेडिस प्रिंसिपल कहते हैं। दोबारा सुन लो, फिर मैं आपको डेफिनेशन ही लिखवाऊंगी, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। देखो, एक बीकर था, 5 kg का एक सब्सटेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने एक स्ट्रिंग से लटकाया। बट जैसे ही मैंने पानी में डाला, उसका हमने क्या सुना है, हमने ये समझा है ना कि पानी में जैसी जब कोई चीज जाती है तो लाइट फील करती है। तो इसका वेट कितना आ गया, 3 kg मान लीजिए, ओके। तो फिर क्या हुआ, उसने आर्किमेडिस साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ से एक शेक कर दिया जिससे पानी जो है वो यहाँ निकले। और जितना उसने क्या किया, इसका वेट तोला, और इसका जो मतलब कि अंदर जो चला गया था, इनका डिफरेंस इज 2 kg। एंड इसका जब उसने वेट तोला, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइंड आउट 2 kg। तो उसे ये क्या पता लगा, ये जो सेम आया ना, जितना पानी बाहर निकला है और जितना लाइट वेट मतलब कि हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस 2 kg है। जब ये दोनों क्या है, सेम आए, राइट, 2 kg सेम आया ना, इसी चीज को ही हम क्या कहते हैं, आर्किमेडिस प्रिंसिपल कहते हैं। अब आप क्या करो, आप इस डायग्राम को नोट कर लो, अपने याद
ताकि आपको याद रखे रहे फ्यूचर में भी। एंड नोट कर लो। उसके बाद हम ना मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगी, लॉ जो है उसका प्रॉपर एनसीईआरटी में वो लिखवाती हूँ, ठीक है। तो आप पहले इतना लिखो, फिर हम आगे करते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे डेफिनेशन या लॉ जो आर्किमिडीज ने स्टेट किया था उसे देखेंगे, जो कि एनसीईआरटी से ही मैंने उठाया है, ठीक है। एनसीईआरटी से लिखा है, क्या लिखा है, व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड, जब एक ऑब्जेक्ट को या बॉडी को मैंने डाला पानी में, इमर्ज मतलब डुबाया पानी में, फुली पूरी तरीके से, और पार्शियली या नॉट प्रॉपरली आधा, ठीक है, कह सकते हैं। इन अ फ्लूइड, फ्लूइड कह सकते हैं कोई भी लिक्विड किसी भी प्रकार का, ठीक है। इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स, वो एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। जब मैंने एक ऑब्जेक्ट को डाला पानी में, वो एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इस अपवर्ड फोर्स को हम बाइंड फोर्स कहते हैं, ये चीज तो पता है हमें। दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, और जो पानी बाहर निकला है, जो लिक्विड बाहर निकला है, वो उसके इक्वल होगा। दैट इज कॉल्ड आवर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। दोबारा सुनो, व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड फुली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, जब एक बॉडी पूरी तरह से या आधे तरीके से फ्लूइड में जाती है, तब उसे एक अपवर्ड फोर्स मिलता है, जिसे हम बाइंड फोर्स कहते हैं। जब उसे अपवर्ड फोर्स मिलता है, उसका वेट इज इक्वल टू द, जो फ्लूइड बाहर निकला है, डिस्प्लेस हुआ है, उसके, उसे हम क्या कहते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड फुली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। अभी हमने क्या देखा था, ये देखा था ना कि ये जो बीकर है, राइट, और मैंने एक ऑब्जेक्ट डाला है, या फुली या पार्शियली आप कह सकते हैं, ठीक है। अब जो उसे अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो, एंड जितना पानी बाहर डिस्प्लेस हो रहा है, राइट, ये आप कह सकते हैं बीकर है कोई, ठीक है। जितना पानी डिस्प्लेस हो रहा है, ये देखो ना, डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पे, ये वाला, और जितना अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ये वाला वेट इज इक्वल टू, ठीक है, वो इक्वल होंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड फुली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड। जो फ्लूइड या लिक्विड, कोई भी लिक्विड बाहर जा रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, उसे हम कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आई होप सो आपको कोई डाउट नहीं होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल को लेकर। सो ये डेफिनेशन प्लीज नोट कर लीजिए, जो लॉ स्टेट किया है आर्किमिडीज ने, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से नोटबुक में अपनी।